चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम जिस विषय की गहराई में जाने वाले हैं वो भारतीय इतिहास के सबसे बड़े और उलझे हुए रहस्यों में से एक है। 1945 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु और उससे जुड़े वो विशाल षड्यंत्र जो दशकों तक चलते रहे। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर आज तक बहस होती है। एक तरफ हमारे पास चश्मदीदों के बयान और पक्के आधिकारिक दस्तावेज हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसा शक्तिशाली मिथक जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। तो आइए बिना किसी देरी के ऐतिहासिक तथ्यों के जरिए इस पूरी कहानी को एकदम निष्पक्ष रूप से समझते हैं। इस पूरी चर्चा को हमने कुछ अहम हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम देखेंगे उनकी वो आखिरी उड़ान, फिर ताइहोकू की वो दुर्घटना। उसके बाद हम जानेंगे कि कैसे इन मिथकों या किंवदंतियों का जन्म हुआ। दशकों तक चले षड्यंत्रों के बारे में बात करेंगे और अंत में देखेंगे कि आधिकारिक जांच कमेटियों ने क्या निष्कर्ष निकाले। तो चलिए शुरू करते हैं पहले भाग से, पीछे हटना और वो अंतिम उड़ान। कहानी को समझने के लिए हमें अगस्त 1945 के उन आखिरी दिनों में जाना होगा। जरा उस समय के माहौल की कल्पना कीजिए। वर्ल्ड वॉर 2 अपने अंत पर था। जापान ने सरेंडर कर दिया था और पूरी तरह से अफरा तफरी मची हुई थी। बोस की इंडियन नेशनल आर्मी अचानक एक बेहद नाजुक स्थिति में आ गई थी। सिंगापुर में रुकना उनके लिए बहुत बड़ा जोखिम था। इसलिए उन्होंने तुरंत एक रणनीति बनाई ब्रिटिश विरोधी सोवियत संघ के साथ हाथ मिलाने की, ताकि भारत की आज़ादी की लड़ाई किसी तरह जारी रहे। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। जापानी अधिकारियों ने उनकी मदद की और बोस साइगॉन में सैली नाम के एक मित्सुबिशी भारी बम वर्षक विमान में सवार हुए। इस उड़ान में उनके साथ जापानी सेना के जनरल सुनामासा शिदेई भी थे। उनका सीक्रेट प्लान क्या था? किसी भी तरह सोवियत नियंत्रित क्षेत्र यानी मंचूरिया तक पहुंचना। ये एक बहुत ही साहसिक लेकिन बेहद खतरनाक कदम था। और यहीं से कहानी अपने दूसरे और सबसे दुखद पड़ाव पर पहुंचती है, ताइहोकू में हुई वो विमान दुर्घटना। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स हमें उस 18 अगस्त के दिन का बहुत ही बारीक विवरण देते हैं। तो असल में हुआ क्या था? वो बॉम्बर प्लेन अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा भरा हुआ था। वजन कम करने के लिए रास्ते में विमान को रोका भी गया, इंजन को बार बार चेक किया गया। लेकिन जैसे ही उन्होंने ताइहोकू यानी आज के ताइपे से उड़ान भरने की कोशिश की, एक जोरदार धमाके जैसी आवाज आई। विमान का प्रोपेलर टूटकर गिर गया। प्लेन हवा में बुरी तरह लहराया और सीधे जमीन पर आ गिरा। गिरते ही उसके 2 टुकड़े हो गए और उसमें भयानक आग लग गई। इस हादसे के बाद जो हुआ वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उनके साथ यात्रा कर रहे कर्नल हबीबुर रहमान और वहां के अस्पताल के स्टाफ ने जो बताया, उसके मुताबिक बोस पूरी तरह से गैसोलीन में भीग चुके थे और आग की चपेट में आ गए थे। डॉक्टर योशिमी ने 6 घंटे तक लगातार कोशिश की, लेकिन 3rd डिग्री बर्न इतने गहरे थे कि रात 9 से 10 बजे के बीच ये महान नेता कोमा में चले गए और अंततः उनका निधन हो गया। इस खबर के बाद महात्मा गांधी का जो बयान आया वो उस वक्त के पूरे माहौल को एकदम सटीक तरह से बयां करता है। उन्होंने कहा कि बोस ने एक वीर की मृत्यु पाई है और उनकी देशभक्ति पर कोई शक नहीं है। भले ही उनके काम करने का तरीका अलग था, लेकिन देश के लिए उनका समर्पण हर किसी के लिए सम्मान की बात थी। लेकिन चश्मदीदों के इन बयानों और अंतिम संस्कार के बावजूद यहां से शुरुआत होती है हमारे तीसरे भाग की, एक किंवदंती, एक मिथक का जन्म। अब हमारे मन में ये सवाल आना लाजमी है कि भाई जब गवाह थे, डॉक्टर थे, तो फिर इतने सारे लोगों ने इस आधिकारिक कहानी को मानने से साफ इनकार क्यों कर दिया? जब भी कोई इतना बड़ा और करिश्माई नेता युद्ध जैसी उथल-पुथल के बीच अचानक गायब हो जाता है, तो लोगों का शक करना बिल्कुल स्वाभाविक है। सच कहूं तो लोगों के इस अविश्वास के पीछे बहुत ही ठोस कारण थे। जरा सोचिए, ना तो कोई शव सामने लाया गया, ना कोई तस्वीर खींची गई और ना ही कोई डेथ सर्टिफिकेट तुरंत जारी हुआ। उस पर युद्ध खत्म होने की वो भयंकर अराजकता, और सबसे बड़ी बात 1940 में बोस का अपनी नजरबंदी से रहस्यमयी तरीके से भाग निकलने का वो मशहूर इतिहास। इन सब चीजों ने मिलकर अफवाहों के लिए एकदम सही जमीन तैयार कर दी। इतिहासकार लियोनार्ड गॉर्डन ने इस पर बहुत सही बात कही है। उन्होंने बताया कि उस वक्त ब्रिटिश या भारतीय सरकारों की तरफ से कोई भी स्पष्ट और आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई। इसी खामोशी का नतीजा था कि पहले तो आईएनए के सैनिकों ने इस बात पर यकीन नहीं किया, और देखते ही देखते ये अविश्वास आम जनता के बीच एक बहुत ही शक्तिशाली मिथक की तरह फैल गया। और यही मिथक आगे चलकर कैसे कैसे दावों में बदल गया, ये हम देखेंगे इस चौथे भाग में, दशकों के षड्यंत्र। ये सर्वाइवल थियरीज इतनी हावी हुई कि 21वीं सदी तक चलती रहीं।
जब आप स्थापित तथ्यों की तुलना सुभाषवादी जनता जैसे समूहों द्वारा बनाई गई कहानियों से करते हैं तो आपको एक जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। एक तरफ क्रैश की असलियत थी तो दूसरी तरफ यह दावा किया जाने लगा कि बोस तो गुपचुप तरीके से भारत लौट आए थे। कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि वो भेष बदलकर महात्मा गांधी के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुए थे। अफवाहों का बाजार इतना गर्म था कि लोग मानने लगे कि बोस अब सांसारिक जीवन त्याग कर एक साधु बन गए हैं। उत्तरी बंगाल के आश्रम के बारे में तो ये कहानी बहुत तेजी से फैली। कहा गया कि वे वहां रहकर तपस्या कर रहे हैं और टीबी जैसी बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। हालांकि मजेदार बात यह है कि उस आश्रम के मुख्य सन्यासी बार बार चिल्ला चिल्ला कर मना करते रहे कि भाई वो सुभाष चंद्र बोस नहीं है। अगर हम इन सांस्कृतिक धारणाओं की वैरायटी देखें तो आप सच में हैरान रह जाएंगे। कोई कह रहा था कि वो सोवियत जेल में कैद हैं, कोई कह रहा था कि वो चीनी सेना के साथ परेड कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के फैजाबाद वाले गुमनामी बाबा का किस्सा तो आप सबने कभी ना कभी जरूर सुना होगा। ये थ्योरीज बस बढ़ती ही जा रही थी। अब इतनी सारी कहानियां और इतने पक्के दावे होंगे तो सरकार भी शांत कैसे बैठती? तो आइए आखिरी भाग की ओर बढ़ते हैं, आधिकारिक जांच। इन अंतहीन अफवाहों को शांत करने और सच का पता लगाने के लिए भारत सरकार ने दशकों के दौरान 1 या 2 नहीं बल्कि 3 बड़े आधिकारिक जांच आयोग बनाए। अगर हम इन रिपोर्ट्स के नतीजों पर नजर डालें तो एक पैटर्न साफ दिखता है। फिगरस रिपोर्ट, शाहनवाज समिति और खोसला आयोग, इन तीनों ने ही गवाहों के आधार पर विमान दुर्घटना में मौत की पुष्टि की। हाँ, 2005 के मुखर्जी आयोग ने जरूर क्रैश की थ्योरी को खारिज कर दिया, जिससे काफी विवाद भी हुआ। लेकिन उसी मुखर्जी आयोग ने डीएनए टेस्ट के जरिए ये पूरी तरह साबित कर दिया कि फैजाबाद के वो चर्चित गुमनामी बाबा सुभाष चंद्र बोस नहीं थे। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा सबूत तब सामने आया जब 2016 में जापानी सरकार की एक 60 साल पुरानी क्लासिफाइड रिपोर्ट सार्वजनिक की गई। इस रिपोर्ट ने भी बिल्कुल उसी यांत्रिक विफलता और उस भयानक क्रैश की पुष्टि की जो 1945 में वहां मौजूद चश्मदीदों और अस्पताल के स्टाफ ने बताई थी। सब कुछ बिल्कुल मेल खा रहा था। तो इस पूरी चर्चा के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल रह जाता है। टोक्यो के रेंकोजी मंदिर में आज भी वो अस्थियां रखी हुई हैं, लेकिन हमारे समाज में उस नायक के लौट आने का मिथक भी पूरी तरह जिंदा है। शायद यही इंसानी फितरत है कि जब ठोस सबूतों की कमी से इतिहास में कोई खालीपन रह जाता है तो हमारा दिमाग उसे कहानियों से भर देता है। पर जरा सोचिए, क्या यह इस बात का सबूत नहीं है कि एक असली हीरो की विरासत उसकी मौत के दशकों बाद भी हमारे दिलों पर कितनी गहराई से राज करती है?